मैं मूलचंद सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज बीए पार्ट तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं, जिसमें सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम पर आज हम बात करेंगे। इमाम दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान की श्रेणी में तभी आ सकता है जब वह एक वैज्ञानिक विधियों को नहीं अपनाता। यानी कि कहा जा सकता है कि इमाम दुर्खिम का मानना यही था कि वैज्ञानिक विधियों को अपना कर ही समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समस्या का निर्माण अवलोकन के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर किया जाना आवश्यक है। उनका मानना है कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन करते समय प्रमुख रूप से 4 नियम होते हैं। पहली नियम की जब हम बात करें कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझे, यानी जो भी सामाजिक तथ्य है उसे वस्तु की भांति हमें देखना होगा, क्योंकि वस्तु जो होती है निर्जीव होती है। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल एक वस्तु है, लेकिन हमारी मानसिकता का प्रभाव टेबल पर नहीं पड़ेगा। यानी टेबल वहीं स्थिर है जब तक कि उस पर बाह्य जो है कोई कार्य नहीं हो पाएगा। बाह्य उत्तेजना अगर नहीं मिलेगी तो वह कोई कार्य नहीं करे, यानी कि एक तरह से वो निर्जीव ही है। व्यक्ति की मानसिक विचारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इमाम दुर्खिम का मानना है कि जो सोशल फैक्ट है, सामाजिक जो तथ्य है, उसको एक विषय, एक वस्तु के रूप में समझा जाना चाहिए। एक और यह बात आती है कि सामाजिक तथ्य वह है जिसका अवलोकन किया जा सकता है, जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। और सामाजिक घटनाओं को मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से नहीं समझना चाहिए। यानी साइकोलॉजिकल रूप से हमें देखना नहीं है। सामाजिक तथ्यों का मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र रखकर अध्ययन करना चाहिए। तो पहली बात है, जब हम सामाजिक तथ्य की बात कर रहे हैं तो वह एक फैक्ट जो है वो वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा जो बात आती है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम में, वह है पूर्व धारणाओं का निराकरण। कई बार हमारे दिमाग में किसी के प्रति पूर्व धारणाएं बनी हुई है और हम उस धारणाओं से हटते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप हमारी वैचारिकता जो है उसी धारणा के अनुरूप बन जाती है, जिससे वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम पूर्व धारणाएं हैं उससे संबंधित वो बाहर कर दें उसको, क्योंकि तभी हम निष्पक्ष रूप से उसका अध्ययन कर पाएंगे। सामाजिक अध्ययनों में एक कठिनाई होती है कि अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक तथा अध्ययन की वस्तु दोनों मानव होते हैं। चूंकि मानव ही अध्ययन कर रहा है, जब एक मानव समाज तथा व्यक्तियों का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक मानव की स्वयं की कुछ पूर्ण धारणाएं, जैसे संस्कृति है, विश्वास है, धर्म है, मूल्य हैं, ये बीच में आड़े आ जाते हैं। ये उसे सामाजिक अध्ययनों को निष्पक्ष तथा तटस्थता पूर्वक अध्ययन करने नहीं देते हैं। इसी संदर्भ में जो है फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान दुर्खिम का मानना है कि व्यक्ति परक दृष्टि से बचने के लिए सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु मानकर उनका प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए। यानी कि हमें
सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु मान करके उनका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए। तीसरी बात आती है कि विषय सामग्री की परिभाषा होनी चाहिए, यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा होनी चाहिए। समाजशास्त्री जिस तथ्य या सामग्री का अवलोकन करना चाहता है उसकी सुनिश्चित स्पष्ट परिभाषा हो। और चौथी बात अगर हम कहें तो यह है वैयक्तिक तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। देखिए, दो प्रकार के तथ्य होंगे, एक तो वैयक्तिक तथ्य और दूसरा सामाजिक तथ्य। इन दोनों को अलग अलग किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक को पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श, जीवन चित्रण आदि वैयक्तिक अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर जाती है। इसलिए दुर्खिम ने इस नियम को प्रतिपादित किया है। दुर्खिम ने जो है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के साथ में सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भी भेद किया है। सामान्य तथ्य वे सामाजिक तथ्य होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं, और व्याधिकीय तथ्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि व्याधिकीय तथा वे सामाजिक तथ्य जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं। जैसे शरीर में व्याधि होती है, रोग होता है और शरीर में दिक्कत देता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में व्याधिकीय तथ्य होते हैं। जैसे अपराध है, बाल अपराध है, चोरी, डकैती, हत्या, ये क्या व्याधिकीय तथ्य है जो समाज को संगठित नहीं होने देता है, उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस की बात अगर हम कहें तो इसके लिए हम कह सकते हैं जैसे सामाजिक तथ्य जो है वो व्यापक रूप में विद्यमान होते हैं, अर्थात जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से या अधिकता से विद्यमान हैं वे सामान्य तथ्य हैं। और दुर्खिम ने इसे इस रूप में बताया कि हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सबसे अधिक व्यापक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा व्यापक होंगे, तथा दूसरी को अस्वस्थ या व्याधिपूर्ण, यानी जो अस्वस्थ है या व्याधिपूर्ण है वो दूसरे रूप में आएंगे, यानी व्याधिकीय तथ्य के रूप में होंगे। दूसरी बात इसमें यह कहा गया है सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम में कि उपयोगिता, जिन सामाजिक तथ्यों की उपयोगिता ज़्यादा है, यानी जिसकी उपयोगिता ज़्यादा हो रही है तो वो सामाजिक तथ्य होंगे जो लाभदायक भी होंगे, और जिसका जितना उपयोगी होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। व्यापकता एवं उपयोगिता दोनों गुण सामान्य तथ्य के लक्षण हैं जो सामान्यतः साथ साथ मिलता है। और तीसरी यदि हम बात करें तो घटनाक्रम का नियम है। दुर्खिम का मानना है कि जो घटना समाज में भूतकाल में घटित हो उस घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण के निष्कर्ष के आधार पर वे भूतकाल की परिस्थितियां तथा कारण वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं, अगर वे परिस्थितियां वर्तमान में विद्यमान है तो वे सामान्य तथ्य कहलाएंगे, यदि वे परिस्थितियां बदल गई है तो व्याधिकीय तथ्य कहलाएंगे। कहने का मतलब हम जब परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं अन्वेषण के द्वारा, जांच के आधार पर, पहले परिस्थितियां थी, वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो पहले सामाजिक तथ्य थे वो वर्तमान में अगर है तो निश्चित रूप से वो सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल गई है तो वो व्याधिकीय तथ्य होंगे। चौथी बात जो है सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में आते हैं कि समाज के विकास का आधार पर डिपेंड है। चूंकि सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के विशिष्ट स्तर के अनुरूप होता है तो वह सामान्य तथ्य है, और अगर अनुरूप नहीं है तो वे व्याधिकीय तथ्य
है। अब यहाँ सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के वर्गीकरण के नियम, तो अब ये किस प्रकार के समाजों में देखा जा सकता है, समाजों के वर्गीकरण के लिए किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ सरलता के आधार पर समाजों का वर्गीकरण इमाम दुर्खिम ने किया है। तो पहली बात आती है इसमें सरल समाज। सरल समाज वह है जिसमें इकाइयाँ भिन्न भिन्न नहीं होती है, इकाइयों में समानता होती है, श्रम विभाजन होता है, विशेषीकरण समानता होती है, और इसमें देखिए विशेषीकरण आदि नहीं होते हैं, वे स्वयं में पूर्ण इकाई होते हैं। ऐसे समाज गोत्र समूह है नाम दिया है। दूसरा इसमें बात करते हैं बहुखंडीय सरल समाज। जब कई गोत्र समूह मिलकर किसी समाज का निर्माण करते हैं, यानी गोत्र समूह क्लान जो ग्रुप है वो किसी समाज का निर्माण करते हैं, तो ऐसे समाज को बहुखंडीय सरल समाज कहते हैं। इनको मिश्रित सरल समाज भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां, इराक्विस जनजातियां आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरी बात अगर हम कहें तो इसमें साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज की। जब कुछ बहुखंडीय समाज परस्पर मिलकर एक जटिल मिश्रित समाज का निर्माण करते हैं तो इससे जो अधिक विकसित समाज बनता है उसे साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कहते हैं। और उन जनजातियों को इसी श्रेणी के समाज में रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जनजातियां जो है वो साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज के अंतर्गत आती है। चौथी बात इसमें आती है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खिम ने इसे जटिलतम समाज बताया है। ये समाज के विकास में उच्चतम श्रेणी के समाज हैं। बड़े बड़े नगर, महानगर जो है इसी में उदाहरण हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। इमाम दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार होगी उसके नियम भी बताए हैं। दुर्खिम के अनुसार जब किसी सामाजिक घटना की व्याख्या की जाती है तो उसकी उत्पत्ति के मुख्य कारक तथा उसके द्वारा संपन्न होने वाले प्रकार्य की अलग अलग खोज करनी चाहिए। जैसे नंबर 1 बताया इन्होंने, किसी सामाजिक तथ्य के निर्णायक कारण का अन्वेषण उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में किया जाना चाहिए। देखिए पेड़ जड़ से अलग नहीं हो सकता है। अगर हमें पेड़ के बारे में जानकारी है तो उसके जड़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी तथ्य के निर्णायक कारण का जांच कर रहे हैं तो उसके पूर्ववर्ती तथ्यों की भी हमें जांच करनी होगी, व्यक्तिगत चेतना की अवस्थाओं में नहीं। दूसरी बात, किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य का अन्वेषण किसी सामाजिक लक्ष्य के साथ उसके संबंध में किया जाना चाहिए। तीसरी बात आती है, किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की सर्वप्रथम उत्पत्ति का अन्वेषण सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना में किया जाना चाहिए। अब यहाँ छठी बात इसमें जो बताई गई है सामाजिक तथ्यों के संबंध में, वो है समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियम। इमाम दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के अंतर्गत ये बताई है कि समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियम की विवेचना की है। समाजशास्त्रीय अन्वेषण का यह अंतिम चरण है जिसमें सामाजिक नियमों या निष्कर्षों की स्थापना की जाती है। अन्वेषण में ऐतिहासिक प्रयोगात्मक विधि को दुर्खिम अनुपयुक्त मानते हैं। यद्यपि उन्होंने तुलनात्मक विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। दुर्खिम तुलनात्मक विधि को अप्रत्यक्ष प्रयोगात्मक विधि भी कहते हैं। तुलनात्मक विधि भौतिक विज्ञानों की प्रयोगात्मक विधि के समकक्ष हैं। अब यहाँ सामाजिक तथ्यों के निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि इसमें
स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण होना चाहिए। यानी जब सामाजिक तथ्यों की बात कर रहे हैं तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति की बात की जाएगी और वो भी स्वतंत्र। दार्शनिक व्याख्या से अलग भौतिक विज्ञानों के समान विज्ञान बनाने का प्रयास किया है इमाद दुर्खिम ने, और वो तभी संभव है जब हम एक तटस्थ रूप से उसका अध्ययन करें। दूसरी बात, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह एक वस्तुनिष्ठ पद्धति के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में हमें मानना होगा। और तीसरी जो सोशियोलॉजिकल मेथड के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य की जो परिभाषा है, विशेषताएं हैं, अवलोकन के नियम है, प्रकार है, वर्गीकरण व्याख्या के नियम आदि द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धति में वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यद्यपि इमाद दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा को एक वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत की है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, जिसमें कहा गया है कि जैसे इसकी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में समाजशास्त्र विषय के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालकर विषय को विज्ञान जगत में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करवाया। फिर भी अनेक समाजशास्त्रियों जैसे टार्डे, सोरोकिन, रेमंड एरन, बिरस्टीड, वाइन, रेजल्फ आदि ने आलोचनाएं की हैं। गैब्रियल टार्डे का मानना है कि दुर्खिम ने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है। सोरोकिन और टार्डे का मत है कि व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। टार्डे का कहना है कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु रह जाएगी। यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों को अलग कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि वहां नाम के अतिरिक्त भी शेष कुछ रह जाएगा। यहाँ पर गैब्रियल टार्डे ने यही कहा है कि व्यक्ति और समाज ये दोनों महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर समाज से व्यक्तियों को निकाल दे तो ये संभव नहीं कि समाज जैसी कोई व्यवस्था रह पाएगी। अगर मैं कहूँ कि शिक्षक और विद्यार्थी, यदि हम शिक्षक उसी समय कहेंगे जब उसके विद्यार्थी होंगे, अगर विद्यार्थी नहीं है तो वो शिक्षक किस बात का। वास्तविक रूप से कहा जा सकता है कि दुर्खिम ने मानव को समाज से बिल्कुल पृथक नहीं किया है। रेमंड एरन ने दुर्खिम की बाध्यता की अवधारणा पर आपत्ति उठाई और कहा कि बाध्यता ही सब कुछ है। बाह्यता तो कम है लेकिन बाध्यता ही सब कुछ है। जॉर्ज कैटलिन ने सामूहिक चेतना की आलोचना की और मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्र को एक कर दिया। रेमंड एरन मैन करंट इन सोशियोलॉजिकल थॉट में लिखा है कि सामाजिक तथ्य तथा व्याधिकीय तथ्य में जो भेद किया है इमाद दुर्खिम ने वो भी त्रुटिपूर्ण लगता है। और रॉबर्ट बिरस्टीड ने दुर्खिम के योगदान को, यद्यपि ये सारी आलोचनाएं हैं, हम मानते हैं कि विद्वानों ने कुछ आलोचनाएं प्रस्तुत, लेकिन फिर भी इमाद दुर्खिम के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। दुर्खिम वास्तविक अर्थ में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दिशा में विश्वव्यापी आंदोलन का प्रणेता था और इस पद्धति पर उसकी पुस्तक एक घोषणा पत्र थी जिसने समस्त पाठकों के समक्ष घोषित किया कि समाजशास्त्र का विज्ञान केवल संभव ही नहीं था वरन यह आवश्यक भी था। तो इस प्रकार इमाद दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत की। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।